नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 223 में वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के प्रकार, क्लासिफिकेशन की विधि के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 223 में वहाँ से ये वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं और जनवरी सेशन के कैंडिडेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर में होगा। तो दोस्तों, अभी से आप एक एक वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको एक ही बार में सारा टॉपिक को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करते हैं जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल में मैं बहुत जल्द लाइब्रेरियन की MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाला हूं। तो अगर आप लाइब्रेरियन कोर्स यानी BLIS, DLIS या MLIS कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी CLIS, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की, जो कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया जाएगा UGC को, उसी के अनुसार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आज का टॉपिक हम लोग एक क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वर्गीकरण के अभिधारणात्मक दृष्टिकोण यानी पोस्टुलेशन अप्रोच, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा प्रलेखों को एक सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात वर्गीकरण की सहायता से प्रलेख में किसी विशिष्ट विषय का क्रम सूचक प्रतीकों की क्रमिक भाषा में अनुवाद किया जाता है। वर्गीकरण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, वर्गीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी कंप्लीट ले चुके हैं। देखिए, वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के यानी सजातीय वस्तुओं को, विचारों को, सेवाओं को एक स्थान पर रखना। ठीक है, और उसमें भी वेराइटीज़ होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको पिछले वीडियो में दिया था कि मान लीजिए आप किसी भी फल दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग वेराइटी के फल अलग अलग रखे होते हैं और उस अलग अलग में भी उसको अलग से एक जगह रखा जाता है। समझ सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए सेब, तो सेब अलग जगह रखा जाता है और सेब में भी कश्मीरी सेब, जितने भी सेब होते हैं, जितने भी प्रकार के सेब होते हैं वो अलग अलग रखी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अतः इसे समझने के लिए कुछ अभिधारणाओं की सहायता ली जाती है। पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य को सरल बनाने के लिए, इस कार्य में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए मेलवी, डेव्यू, सेयर्स, सेवेज आदि विद्वानों ने, देखिए दोस्तों, वेल्वी, ड्यूई यानी DDC, तो दोस्तों तो DDC का आविष्कार देखिए यही किए थे। ठीक है, ने अपने अनुभव के आधार पर अनेक नियमों का निर्माण किया। इन नियमों के कारण वर्गीकरण के कार्य में एकरूपता आई। डॉक्टर रंगानाथन ने वर्गीकरण प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने नियमों, उपसूत्रों, नियामक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे वर्गीकरण को सरल व रुचिकर बनाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि वर्गीकरण के बारे में आपको 2 to 7 में कंप्लीट पढ़ाई करनी है, तो उसी वर्गीकरण के बारे में यहाँ पे बताया गया। लेकिन ये 2 to 3 क्या है, वर्गीकरण का थ्योरिटिकल पार्ट है। इसमें आपको थ्योरी में यानी एग्जाम लिखनी होगी और 2 to 7 में क्या होता है, प्रैक्टिकल होती है। यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन में बुक का क्लास नंबर लिखा जाता है। ठीक है, उसमें आपको 3 वॉल्यूम दिए जाते हैं और वॉल्यूम की आवश्यकता आपको अभी से ही होगी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों, उसका PDF भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी मैं कंटिन्यू PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम में जाके। ठीक है, अब देखिए, अभिधारणाओं की सहायता से वर्गीकरण करने का उद्देश्य वर्गीकरण की पद्धति को योजनाबद्ध अथवा अनुशासित बनाना है। इसकी सहायता से अव्यवस्थित विचारधारा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर रंगानाथन के मतानुसार अभिधारणा विधि के अंतर्गत कुछ अभिधारणाओं को स्वीकृत कर उससे संबंधित समस्त अनुमानों को हल कर लिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि निर्धारित परिस्थितियों में प्रत्येक अभिधारणा निश्चित एवं पुष्ट होती है।
दोस्तों आपको एज इट इज़ ये लिख लेना है, ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर ये शॉर्ट में आता है तो। दोस्तों जुलाई सेशन के कैंडिडेट को अभी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अभी इग्नू के द्वारा बस यही बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। इसकी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को इसी मंथ के यानी 10 अगस्त को सुनवाई होगी। उसके बाद ही ऑफिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन आ पाएगा। हो सकता है आपका टाइम टेबल भी आ जाए, या फिर क्या होगा उसकी जानकारी तो हम लोगों को 10 तारीख के बाद मिलेगी। अभी आप किसी भी अफवाहों में ना पड़ें कि एग्ज़ाम नहीं होंगी। आपको यूजीसी के द्वारा बोला गया है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। भले ही मैं भी मानता हूँ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं। देखिए यूजीसी पता नहीं क्यों यूजीसी जितने भी रूरल एरिया हैं उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास बाइक भी नहीं है और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से भी बंद हो चुकी है। तो आप ही समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम देने लोग कैसे जाएंगे। अब एग्ज़ाम सेंटर से कम कुछ 20 या 25 या 30 किलोमीटर दूरी पर सेंटर होते हैं। अगर मैं गांव की बात करूं तो शहर की कंडीशन भी उसी तरह है कि वहाँ पे कोरोना की इतनी अत्यधिक महामारी फैली हुई है। आप जान रहे एक दिन में 50-50 60-60 हज़ार केस मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में पता नहीं यूजीसी क्या सोच के एग्ज़ाम ले रही है। एक बार दोस्तों एक ईयर फर्स्ट टाइम प्रमोट कर देने से मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों कि सिर्फ डिग्री के थ्रू नौकरी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको इंटरव्यू फेस करने होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालनी होती है। मतलब कि अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको डिग्री देने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो इसीलिए इस कंडीशन को देखते हुए यूजीसी को डिग्री दे देनी चाहिए थी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अपने जॉब के लिए। तो पता नहीं यूजीसी को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि एक साल देखिए दोस्तों कोरोना किसी के हाथ में नहीं है और किसी के द्वारा ये कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम में कौन कहाँ से आ रहे हैं, किस कंडीशन में है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ठप हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास बाइक भी अवेलेबल नहीं है। तो पता नहीं वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, क्या सोच कर यूजीसी ये डिसीजन दी है कि एग्ज़ाम लिए जाएगी। अगर एग्ज़ाम ली जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन ओपन कर देना चाहिए। ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एग्ज़ाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट एग्ज़ाम के फेवर में है या नहीं है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि अभी सारे स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो, और बिल्कुल मैं आप लोगों का समर्थन करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे, अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई करें या फिर इग्नू में पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।